Hello friends, welcome to today's Mint analysis for 1st March 2022। तो आज की हमारी फर्स्ट हेडलाइन है जीडीपी ग्रोथ स्लोज टू 5.4% इन अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर। तो हमारी इकोनॉमी जैसे जैसे पैंडमिक से बाहर निकल रही थी थोड़ी बहुत ग्रोथ जो है हम फोर्स ही करने की कोशिश कर रहे थे कि शायद अब हमारी जीडीपी बेटर हो पाए। बट अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में वो ऑलरेडी 5.4% पहुंच गई। और अब हम देख रहे हैं कि आगे जाके क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो है वो एक वॉर छिड़ चुकी है, तो काफ़ी सारे सेक्टर्स उसकी वजह से ऑलरेडी अफेक्ट होने शुरू हो गए हैं और उसमें से एक जो मेन सेक्टर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो जनवरी में सिर्फ एक बात छिड़ी थी कि रशिया यूक्रेन पे शायद वॉर छेड़ दे और उसकी वजह से ही इंफ्रास्ट्रक्चर में दिसंबर में तो 4.1% ग्रोथ आई थी, बट जनवरी में 3.7% ग्रोथ हो गई थी गिर के। तो ये सिर्फ तब था जब एक हमें अंदाजा था कि शायद वो वॉर छिड़ जाए, लेकिन जब एक्चुअल में अब वो वॉर छिड़ चुकी है तो ये आगे जाके इकोनॉमी को और ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से मोमेंटम जो है ग्रोथ का इकोनॉमीज का, इंडियन इकोनॉमी का, वो आगे जाके और गिरने को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज माधवी पूरी बुश इज सेबीज न्यू चेयरपर्सन। So she's the first lady chairperson of SEBI, and about her background, so she's an IIM A alumna और इनका जो एक्सपीरियंस है, इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में वर्क किया हुआ है आईसीआईसीआई बैंक में, जहाँ पे ये फंड्स को हेड करती थी। ऑल्सो इनको जो मार्केट रेगुलेशंस के बारे में जो है वहाँ से काफ़ी सारी नॉलेज मिल चुकी है और वो एक्सपीरियंस इनको काफ़ी काम करेगा एज अ सेबीज न्यू चेयरपर्सन। नेक्स्ट इज वेस्टर्न फर्म्स एग्जिट रशिया एज कर्ब्स टाइटन। तो यूएस ने पहले भी बोला था कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए जाएंगे अगर ये वॉर कोई छिड़ी तो। और वेस्टर्न फर्म्स जो है इसी फियर की वजह से अब रशिया जो है वहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कंपनीज पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए इन पे तो। और दूसरी चीज़ ये भी है कि वहाँ का जो स्विफ्ट बैंक है, अब उस पे भी सैंक्शन लगेगा तो उसकी वजह से भी कंपनीज को काफ़ी नुकसान होने वाला है ट्रांजैक्शन में और काफ़ी सारी अलग चीज़ एज वेल। तो इस वजह से भी वो वहाँ से बाहर निकल रही हैं रशिया से। नेक्स्ट इज मीडिया कंपनी स्टेप इनटू मीटावर्स टू बाय वर्चुअल लैंड एंड मोनेटाइज एसेट। तो पहले तो हम देख रहे थे कि जैसे एक मेन कंसर्न था जैसे गेमिंग। तो गेमिंग कंपनीज जो है काफ़ी उनमें मर्जर और एक्विजिशन देखने को मिल रहा था, और मे बी वो इसलिए भी था क्योंकि वो आगे जाके अपने एसेट्स को यूटिलाइज करना चाहते हैं टूवर्ड्स मीटावर्स। तो गेमिंग जो है एक ऐसा सेक्टर है जो तीनों एज ग्रुप्स को सर्व करता है, किड्स एज वेल एज एडल्ट्स एंड यूथ। तो गेमिंग सेक्टर था वो मीटावर्स की तरफ बढ़ रहा था, अब जो मीडिया है वो भी मीटावर्स की तरफ बढ़ रहा है। तो आजकल जो न्यूज़ देखने को मिल रही है वो ये है कि फिल्म प्रोडक्शन और म्यूजिक लेबल फ्रॉम टी सीरीज हैज आल्सो अनाउंस्ड अ फोरे इनटू एनएफटीज along with Hangama Digital Media. This is one thing. And second is music, dialogues और lyrics NFTs will be common in future. तो अब म्यूज़िक डायलॉग्स ये भी कॉमन हो जाएंगे, और ये ऑलरेडी जो है वर्चुअल लैंड उन्होंने परचेज करना शुरू कर दिया है मीटावर्स में। क्यों? क्योंकि आगे जाके वहाँ पे कंसर्ट्स भी हुआ करेंगे इन द मीटावर्स, और अगर वहाँ पे कॉन्सर्ट्स होंगे तो मीडिया भी एक रोल प्ले करेगा, वो भी वहाँ पे मोनेटाइज कर सकता है अपने इन एसेट्स को जो वो खरीदना चालू कर चुका है बाय परचेजिंग द वर्चुअल लैंड देयर। नेक्स्ट इज इंडिया टू फ्लाई 4 मिनिस्टर्स टू ब्रिंग बैक स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन। तो इंडिया ने अपने 4 मिनिस्टर्स को वहाँ पे भेजा है फोर्स ही करने के लिए कि वहाँ से इवैक्यूएशन जो है वो कैसे टेक प्लेस कर रहा है। और इसमें 4 मिनिस्टर्स के नाम है और वो कहाँ कहाँ ओवरसी करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, वो मेंशन है। तो सिंधिया विल गो टू रोमानिया एंड मिस्टर रिजिजू इन स्लोवाकिया, मिस्टर पुरी इन हंगरी एंड मिस्टर सिंह इन पोलैंड। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज कि सेंटर ने इन इंडियन स्टूडेंट्स को वापस लाने से पहले रिस्ट्रिक्शन हटा दी है कि इनको आरटीपीसीआर भी कराना पड़ेगा, एंड विच इज़ काइंड ऑफ ऑब्वियस बिकॉज उनके ऊपर जो खतरा है वो काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट इज फ्यूचर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स कमिंग बैक फ्रॉम यूक्रेन लुक्स ब्लीक। तो हम ये जो इंडियंस हैं इनको वापस तो लेके आ रहे हैं, पर ये स्टूडेंट्स को भी आगे जाके देखना पड़ेगा कि अपने करियर को कैसे प्लान आउट करते हैं, क्योंकि वंस कमिंग बैक उन्होंने जो भी अपनी एजुकेशन पूरी करी है 1 साल 2 साल या 3 साल,
अब जो भी उनका बचा हुआ है, उनको ये नहीं पता कि उनकी डिग्री उनको कब मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, तो उनको अकॉर्डिंगली अपना करियर आगे जाके प्लान करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक दूसरी स्टैट भी देखने को मिली है। तो लिवरेज एजू ये कह रहा है कि देर आर 19,000 इंडियन स्टूडेंट्स इन यूक्रेन। 19,000 विच इज़ सच अ ह्यूज नंबर। वो सिर्फ यूक्रेन में अपनी स्टडीज़ जो है वो परस्यू कर रहे थे, और वो भी क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है MBBS जैसी डिग्री जो है वो 15 to 20 lakhs में परस्यू कर सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू 80 lakhs to 1 crore इंडिया में, जो कि एक बहुत हाई कॉस्ट है। उसकी वजह से वो वहाँ पे गए थे, और अब इवेंचुअली इन 19,000 कुछ स्टूडेंट्स को अपना करियर जो है रीप्लान करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज RIL टू टेक ओवर ऑपरेशंस ऑफ 250 मोर FRL स्टोर्स। तो इसकी थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ। अराउंड दिसंबर 2020 RIL जो है वो परचेज कर रहा था, स्टेक्स ले रहा था FRL में। बट अमेजोन ने इसको चैलेंज किया, क्योंकि उसने ऑलरेडी स्टेक्स परचेज किए हुए थे फ्यूचर कूपन में, और फ्यूचर कूपन की एक सब्सिडरी है FRL। तो FRL को अब RIL जो है वो एक्वायर करना चाहता है, और अमेजोन को ये बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि वो भी रिटेल में ऑपरेट कर रहा है और RIL भी रिटेल में ऑपरेट करने की सोच रहा है। तो इसलिए अमेजोन ने जो है एक ऑब्जेक्शन क्रिएट किया कोर्ट्स में कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास फ्यूचर कूपन है, उसमें स्टेक है, और उसकी सब्सिडरी में अगर कोई स्टेक लेगा तो ये एक फॉर एग्जांपल यू कैन से कि एक कॉन्फ्लिक्ट सा हो जाएगा इंटरेस्ट में, कि मेरी कंपनी के अंडर जो कंपनी है उसको कोई परचेज कर रहा है मेरे ओवर गेन एडवांटेज जो है वो गेन करने के लिए। तो ये बैकग्राउंड स्टोरी थी। अब रिसेंटली RIL ने कुछ कंपनीज हैं, और जो FRL की वो स्टोर्स, FRL के 250 स्टोर्स जो वो अपने अंडर ले रहा है, क्योंकि वो लीज पेमेंट नहीं कर पाई। तो बेसिक जो प्रॉब्लम थी जिस वजह से FRL जो अपनी स्टेक सेल कर रहा था, वो यही थी कि वो अपने डेटर्स को रीपे नहीं कर पा रहा था। और क्योंकि उन्होंने दोबारा लीज पेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया, इस वजह से रिटेल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आई, और उसने दोबारा 250 स्टोर्स जो है वो और एक्वायर करने की सोच रही है। और अमेजोन जो है वो इतनी आसानी से सब कुछ नहीं होने देगा, क्योंकि इसका भी एक इंटरेस्ट जो है वो हार्म होगा। तो डेफिनेटली वो भी इस पे ऑब्जेक्शन दोबारा रेज करेगा। नेक्स्ट इज यू टर्न नाउ आफ्टर द ग्रेट रेजिग्नेशन। तो ये जो ग्रेट रेजिग्नेशन है, ये एक्चुअल में गीता गोपीनाथ ने दिया था इस पीरियड को नाम, जिसमें कि आफ्टर द पैंडमिक, ड्यूरिंग द पैंडमिक इनफैक्ट, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ अपनी पसंद की जॉब्स लेने के लिए अपनी कंपनी से रिज़ाइन कर रहे थे। इसको एक ग्रेट चर्न की तरह भी देखा जा सकता है, जहाँ पे वो अपनी पसंद की जॉब्स में जा रहे थे। पर अब इस वक्त वो यू टर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्रेट रेजिग्नेशन। क्यों? क्योंकि जिन्होंने रिज़ाइन किया था एम्प्लॉयज़ ने, वो वापस अपने पुराने एम्प्लॉयर्स के पास जा रहे हैं। और ये कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जो ये पर्टिकुलर फिनोमिना देख रहे हैं। तो मेजर जो है ऐसे सेक्टर्स वो है क्लाइंट फेसिंग रोल्स इन टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। नाउ नेक्स्ट इज एयरटेल्स इंडस वेंचर गिव्स इन्वेस्टर्स डेजा वू। तो इस वक्त एयरटेल ने नया स्टेक एक्वायर किया है ऑफ 4.7% इक्विटी इन इंडस टावर्स लिमिटेड, जिसकी वजह से इसका स्टेक जो है इंक्रीज होकर 46.4% हो गया है। और इन्वेस्टर्स ने इसको अच्छे तरीके से नहीं लिया, क्योंकि स्टॉक प्राइसेस में हमें एक गिरावट देखने को मिली। और क्योंकि वो सोच रहे हैं कि आगे जाके इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे जैसे कंपनी सारी 5G की तरफ मूव कर रही है। ऑल्सो ये एक डेजा वो इसलिए है क्योंकि एयरटेल ने पहले भी 5% स्टेक लिया था इन 2020 इन DTH बिजनेस। तो इन्वेस्टर्स को ये अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है जो उसने करंट स्टेप लिया है। जबकि एयरटेल मैनेजमेंट ये कह रही है कि आगे जाके ये इस एसेट को मोनेटाइज करने का सोच रहे हैं, जो भी इन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट करी है। तो ये एयरटेल मैनेजमेंट का जो है वो स्टैंड है। नेक्स्ट इज एक्सॉन फेसेस न्यू प्रेशर ओवर डीलिंग्स विद रशियाज रॉसनेफ्ट। तो ये जो कंपनी है ये रशिया की बिगेस्ट ऑयल कंपनी है, और एक्सॉन इसमें 30% स्टेक जो है वो एक्वायर करता है। एक्सॉन मोबिल का भी इन्हीं सेक्टर से जो है लिंक है। तो उसकी वजह से इस कंपनी को भी एक डेंजर है लॉस
में जा सकती है ये कंपनी, क्योंकि 30% स्टेक इज स्टिल अ लॉट एंड दैट टू विद ऑयल कंपनी. सो दैट्स द रिस्क. नेक्स्ट इज यूक्रेन क्राइसिस विल टेस्ट आरबीआई's इन्फ्लेशन टारगेट. तो अभी आपने देखा होगा कि जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो जनवरी के एंड में 6.01% पहुंच चुका था, और अब फर्दर रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से ये आगे ऊपर देखने को मिल सकता है. तो एक एनालिस्ट, ऑक्सफोर्ड एनालिस्ट का भी ये कहना है कि हर $10 अगर बढ़ता है बैरल, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी पहले था $85, तो $85 से अगर वो $95 हो जाता, 10% डॉलर से बढ़ जाता, तो 0.2% ग्रोथ जो है इकोनॉमी की वो गिर जाती है और 0.4% से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है. तो अब हमें दोनों ही थ्रेड दिखाई देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 85 से अब अराउंड 100 पार कर चुका है. तो इसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ है वो भी हिट होगी, और जो हमारा इन्फ्लेशन है वो फर्दर अप होगा. जो 6.01% ऑलरेडी पहुंच चुका था वो अब 6.4% कुछ जो है पहुंच सकता है. तो ये एक अलग नया थ्रेट है. नेक्स्ट इज फॉरेन इन्वेस्टर्स लाइकली टू कंटिन्यू पुलिंग आउट फंड्स. तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने फंड्स पुल आउट करेंगे इंडियन इकोनॉमी से, ऐसा क्यों? दो रीज़न है. जब कोई इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करता है इंडियन इकोनॉमी में, तो उसको काफ़ी टाइप के रिस्क लेने पड़ते हैं, जो कि है इकोनॉमी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, जोग्राफिकल रिस्क. इस टाइम करेंटली फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो दो रिस्क साइमल्टेनियसली फेस कर रहा है. पहला इकोनॉमी रिस्क, सेकेंड इज जियोपॉलिटिकल रिस्क. तो अब पहली चीज़ ये कि फेडरल रिजर्व ने बोल दिया था कि हम अपने इंटरेस्ट रेट्स राइज करेंगे. अब वो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट राइज कर रहे हैं, तो जो इन्वेस्टर है वो अपने मनी को अपनी ही कंट्री में रखने का प्रेफर करेगा, क्योंकि अगर बाहर इन्वेस्ट करता है तो उसको काफ़ी सारे एडिशनल रिस्क जो है वो फेस करने पड़ते हैं. तो फेडरल रिजर्व की इन पॉलिसीज़ की वजह से, इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से वो अपनी कंट्री में रखना पसंद करेगा. सेकेंड इज यूक्रेन वॉर. अब क्योंकि यूक्रेन वॉर हो चुकी है, तो इस जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो है अगेन फॉरेन इन्वेस्टर्स को कहीं अपना मनी वापस, मतलब लिक्विडिटी कम हो जाती है, कहीं उनको अपने जिस टाइम पे उनको चाहिए वो वापस ना मिल पाए. इस रिस्क की वजह से भी अब वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी इकोनॉमी में अपने फंड्स डालने को थोड़ा हिचकिचाएंगे, नहीं डाल पाएंगे. तो ये है सेकंड चीज़, जिसकी वजह से अब हम आने वाले टाइम में काफ़ी सारा पुल आउट देख सकते हैं अपनी मार्केट्स में से, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने मनी को वापस निकालेंगे. नेक्स्ट इज एस्पोर्ट्स कंपनी एमपीएल बाइज मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम ड्यूएल. तो ये दोबारा एक मर्जर एंड एक्विजिशन का केस है इन द गेमिंग इंडस्ट्री, जो हम देख सकते हैं. नेक्स्ट इज टेक महिंद्रा अनाउंसेस इट्स एंट्री इनटू मेटावर्स विद द लॉन्च ऑफ टेक एमवर्स. तो टेक महिंद्रा भी जो है वो मीटावर्स में अपना पोर्टफोलियो जो है इंक्लाइन कर रहा है, और इनके जो ऑपरेशन है, टारगेट जोग्राफीज जो हैं वो रहेंगी डैलस, लंदन, पुणे एंड हैदराबाद. नेक्स्ट इज यूक्रेन वॉर में डिले क्रिटिकल पार्ट सप्लाई फॉर इंडियन डिवाइस मेकर्स. तो ये तो आपने सुना होगा कि ड्यू टू पैंडमिक जो है हमें चिप शॉर्टेजेस हो गई थी, और उन चिप शॉर्टेजेस को देखने के बाद काफ़ी सारी कंपनीज ने उनका एडवांटेज लेने की सोचा. तो इंडियन कंपनीज भी सोच रही थी कि क्यों ना हम भी चिप्स जो है मैन्युफैक्चर करना शुरू करें. उसकी वजह से उनको गवर्नमेंट इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, और एक बार तुमने अगर मार्केट टैप कर ली तो तुम्हारे रिवेन्यू भी जो है आगे जाके काफ़ी अच्छी ग्रोथ से बढ़ सकते हैं. रिवेन्यू ग्रोथ रेट काफ़ी हाई रहेगा. पर अब जब ये नॉर्मलाइज होने को आ रही थी सिचुएशन, तभी यूक्रेन की वॉर भी छिड़ गई. तो अब जो है चिप्स और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, रॉ मटेरियल और ज़्यादा महंगा हो जाएगा. तो जो हमारी डे टू डे आइटम्स हैं, जैसे कि हम लैपटॉप्स परचेज़ करते हैं, फ़ोन्स परचेज़ करते हैं, इनकी कॉस्ट दोबारा ऊपर देखने को मिलेंगी. So that's it for today. We have covered our Mint analysis. If you have liked the video, please hit the like button and subscribe to my channel. ऑल्सो मैं रोज़ जो है टेक्स्ट एनालिसिस शेयर करती हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप वो ज्वाइन भी कर सकते हैं. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.